इससे पहले हमने जो डिस्कशंस किए हैं उसमें एंग्लो सेक्सन को डिस्कस किया था हमने 450 से लेके 1066 तक। और एंग्लो सेक्सन से भी पहले मैंने आपको बताया था कि जब रोमन्स जो थे चले गए थे, और उससे पहले भी बल्कि कैल्टिक्स के ऊपर रोमन आ गए थे, और बाद में जब वहाँ से वो इंग्लैंड से चले जाते हैं अपना जो है रोमन कैथोलिक रिलीजन छोड़ के, लैटिन लैंग्वेज छोड़ के, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपनी जिसे कहते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चरल किस्म की जो उनकी खूबियाँ थी वो पीछे छोड़ के ख़ुद चले जाते हैं। और क्योंकि अपना उनका जो कंट्री होता है फ्रांस के अंदर जब वो देखते हैं कि हमारा तो अपना मुल्क जो है वो सेफ़ नहीं है, और उनको लगता था कि यार हमारी कंट्री को जो है ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम पे ये हुआ था कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो जंगली लोग होते थे, पिक्ट्स वगैरह होते थे, ख़ासकर एक जर्मैनिक ट्राइब थी, जर्मनी की एक बड़ी क्रूअल किस्म की ट्राइब थी, विसिगोथ, ठीक है, क्योंकि उसने रोम के ऊपर अटैक कर दिया था। तो इसलिए रोमन्स की तो मजबूरी थी, ज़ाहिर है वो अपने उस एरिया को बचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जब जाते हैं तो उसके बाद दोबारा पिक्ट्स और स्कॉट्स जो मुख्तलिफ़ जंगली किस्म के लोग थे, तो उन्होंने अपने अटैक्स जारी रखे, और कैल्टिक बेचारे अकेले रह गए थे, और उन्होंने मदद हासिल की थी एंग्लो सेक्सन से और ज्यूट्स वगैरह से, जो कि जर्मैनिक ट्राइब्स थी। तो मोस्टली आप देख लें उस वक्त जर्मैनिक ट्राइब्स ही, जर्मनी की जो ट्राइब्स थी वो ज़्यादा अटैक्स किया करती थी। एक तरफ से रोम पे भी अटैक कर रही है उनकी ट्राइब विसिगोथ, दूसरी तरफ से कुछ मज़ीद ट्राइब्स भी छोटी मोटी होती थी, जो इवन ये जो एंग्लो सेक्सन्स थे ये भी तो जंगली लोग ही थे ना, ये भी तो वैशी किस्म के लोग थे। लेकिन क्योंकि कैल्ट्स जो थे इनकी मजबूरी थी, तो इन्होंने उनको दावत थी कि आके भाई हमें बचाओ, ये पिट्स और स्कॉट्स ये जंगली लोग हमें मार ही देंगे। बाद में ये इधर आ गए थे, और इन्होंने ख़ुद शुरू में तो उन्होंने बड़ा वेलकम किया था, जो है कैल्ट्स ने इनको बड़ा वेलकम किया था। बहरहाल बाद में एंग्लो सेक्सन्स ज्यूट्स में से, खैर ज्यूट्स तो ज़्यादा अरसा नहीं रहे थे, वापस चले गए थे, तो बाकी जो जर्मैनिक ट्राइब्स थी एंग्लो सेक्सन्स ये काफ़ी अरसा रहे, बल्कि इन्होंने लात मार के तो कैल्ट्स को भी साइड में कर दिया था, कहा था कि जाओ भाई एंग्लो सेक्सन्स का दौर आ गया, ये आप लोगों का टाइम हो गया ख़त्म। तो ये चीज़ें हमने बड़ी डिटेल के साथ, आई होप कि आपने इससे पहले जो ऑडियोज़ हैं वो सुनी होंगी। तो बहरहाल एंग्लो सेक्सन्स आ जाते हैं, और शुरू में क्योंकि जब वो आते हैं तो वो क्या चीज़, कैल्ट्स भी उस वक्त साइड पे चले जाते हैं। इससे पहले जो चीज़ें वहाँ पे थी रोम की, वही चीज़ें क्रिश्चियनिटी फ़रोग़ पाने लगी थी, रोमन कैथोलिक ये जो है रिलीजन फ़रोग़ पाने लग गया था, और रोमन्स ने जो अपनी बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट्स छोड़े थे वो बड़ा फ़रोग़ पाना शुरू हो गए थे। बहरहाल करते करते क्या हुआ था कि एंग्लो 1066 में शुरू में तो ये एंग्लो सेक्सन्स जो है वहाँ पे रहे थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था डिटेल में कि ये जब लोग आए थे, और इस टाइम पे जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर फ़रोग़ पाया था, और क्योंकि ये लोग औरली सारा कुछ करते थे, ठीक है, इनका राइटिंग्स वगैरह करते नहीं थे, जो जनरेशन टू जनरेशन औरली चीज़ें चलती रहती थी। अपने वर्क में लिटरेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, और मुख्तलिफ़ जो इनकी 4 किस्म की किताबें होती हैं उनमें सारा का सारा लिटरेचर का काम होता था, जिसमें मैंने आपको बताई थी ज्यूनिस मैनस्क्रिप्ट होती है, एक्सेटर होती है, वर्सेली होती है, और नोवेल जिसको ब्यूफुल मैनस्क्रिप्ट कहते हैं। तो उस टाइम में वैसे इतना ज़्यादा कोई जिसे कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लिटरेचर का वर्क रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, तो इस वजह से हमें कुछ पता ही नहीं है कि लिटरेचर में क्या काम हुआ है। जो हुआ भी है वो हमारे सामने इसलिए नहीं आया कि ज़्यादा रिकॉर्डेड वर्क होता नहीं था, ओरल वर्क ज़्यादा जो है ना उस वक्त पे हुआ करता था। तो ये काम वहाँ पे चलता रहा। एंग्लो सेक्सन्स के बारे में तो खैर मैंने डिटेल में आपको बता दिया। तो इवन ये एंग्लो सेक्सन्स जब आए थे तो उसमें एक ख़ास बात जो आपने याद रखनी है, मैंने आपको बताया था कि 737 AD में क्या हुआ था। वैसे तो 450 पे ये 450 आ गए, 450 AD में जो ये जो आ गए थे, और उसके बाद असल में ये हुआ था कि 450 के बाद 737 में ना एक
जो वाइकिंग एक जो ये समझ लीजिए डेनमार्क, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ मैंने आपको बताया था, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में डेनमार्क आता है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन आते हैं। असल में ये वाइकिंग्स जो थे ये असल में स्कैंडिनेवियन से कंट्रीज से इनका ताल्लुक था। ये भी जंगली किस्म के लोग थे, बारबेरिक किस्म के लोग थे, पायरेट्स ज़्यादा होते थे, ठीक है, समुद्री जो डाकू शाकू लुटेरे शेरे इस तरह के ये लोग वाइकिंग्स लोग होते थे। तो शुरू में ये जो वाइकिंग्स थे ना ये क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्री से इनका ताल्लुक था, तो बाद में इन्होंने क्या किया था कि ये वहाँ से मूव हो गए थे, क्योंकि अटैक से करते रहते थे, ये फ्रांस में आ गए थे। ये बड़ा ख़ास चीज़ है, जहन में रखनी है। यही वाइकिंग्स जिन्होंने 737 पे एंग्लो सेक्सन्स पे अटैक किया था, लेकिन इनको लात पड़ी थी, ये मतलब एंग्लो सेक्सन्स इन पे हावी हो गए थे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त उनका किंग होता था, किंग एल्फ्रेड, जो वेसेक्स का रूलर होता था। मैंने आपको बताया था ना, इंग्लैंड को एंग्लो सेक्सन्स ने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था। सेसेक्स हो गया, एसेक्स हो गया, वेसेक्स हो गया, ठीक है। और इनमें जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनमें जो था वो वेसेक्स होता था, ठीक है। और जहाँ पे उनका रूल किंग होता था उस वक्त किंग एल्फ्रेड, जिस तरह हमारा इस्लामाबाद नहीं है कैपिटल एरिया, यही समझ लीजिए इनका वेसेक्स जो था वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता था। वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड किस्म की पावर वहीं से इनिशिएट होती थी। तो उस वक्त उसका रूलर होता था किंग एल्फ्रेड। एल्फ्रेड ने जो वाइकिंग्स वगैरह को उस वक्त खैर भगा दिया था और वो जीत गया था। लेकिन बाद में इसको नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। चलें आगे की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। तो यहाँ तक तो ये बात चली थी, लेकिन ये जो मैं बता रहा था वाइकिंग्स थे ना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, जो तो डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे से, जिनका ऑलमोस्ट इन एरियाज़ के होते थे, इन्होंने बाद में क्या किया था कि ये फ्रांस के अंदर आके ना, फ्रांस में आके इन्होंने बसना शुरू कर दिया था, नॉर्दर्न फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के नॉर्थ में आके इन्होंने, इसीलिए इनको नॉर्थमैन भी कहा जाता है, ठीक है। नॉर्थमैन से मुराद नॉर्थ मैन है, नॉर्दर्न मैन है, यानी फ्रांस के नॉर्थ पे आगे इन लोगों ने बसना शुरू कर दिया था वाइकिंग्स ने, ठीक है। और फ्रांस के नॉर्थ में जो एरिया है ना वो नॉर्मैंडी है, नॉर्मैंडी एरिया है, ठीक है। तो इसीलिए इनको, इनका नाम फिर बाद में नॉर्मन्स पड़ गया था, क्योंकि नॉर्मैंडी एरिया में इन वाइकिंग्स ने रहना शुरू कर दिया था। तो असल में ये स्कैंडिनेवियन थे, ये चीज़ें इनमें रखनी है, ठीक है। तो ये नॉर्मन्स जो हैं ये आते हैं जी बाद में फ्रांस के नॉर्थ में आके रहना शुरू कर देते हैं। इनको नॉर्मैंडी कहा जाता है, या नॉर्थमैन या नॉर्थमैन कहा जाता है, ठीक है। असल में ये ट्रेडर्स भी थे, पायरेट्स होते थे, ठीक है। ओरिजिनली मैंने आपको बताया ये वाइकिंग्स थे जो स्कैंडिनेवियन, सॉदर्न स्कैंडिनेवियन से थे, ठीक है। तो इन्होंने आगे बसना शुरू कर दिया था और बाद में फिर क्या हुआ, एंग्लो सेक्सन्स के ऊपर इन्होंने ये अटैक किया था। यही वाइकिंग्स थे जो पहले नाकाम हमले करते भी रहे हैं इंग्लैंड पे, ठीक है। तो बाद में क्या होता है जनाब कि इससे पहले तो खैर डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है एंग्लो सेक्शन पे, वो सारा कुछ आपने पिछली ऑडियोज़ में अच्छी तरह सुन लिया होगा। बाद में क्या होता है जी, 1066 AD आ चुका है अब, ठीक है। और इंग्लैंड के ऊपर जो एक किंग थे जिनका नाम था एडवर्ड, किंग एडवर्ड, ठीक है, जिनको कहा जाता है किंग एडवर्ड द कन्फेसर, क्योंकि बड़े रिलीजियस किस्म के वो होते थे, ठीक है। वो मरते हैं, यहाँ से बड़ा शुगल है, ये गौर से आपने देखना है। 1066 में के बाद ये मरते हैं और इनके मरने के बाद जो थ्रोन है वो खाली है। अब भाई थ्रोन पे कौन बैठेगा, बादशाह कौन बनेगा? तो इसमें अब बड़ा ये था कि एक तो क्योंकि फैमिली में से ही बनता है, अपना बेटा शेटा होता है, तो इसके फैमिली में इमीडिएट कोई भी नहीं था। तो इसका अलबत्ता एक ब्रदर इन लॉ था, ठीक है, एक इसका ब्रदर इन लॉ था और एक कज़न था। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो ब्रदर इन लॉ था वो उसका नाम था किंग हैरोल्ड गॉडविंसन, ठीक है। ये तो थ्रोन संभाल लेता है। हत्ता कि दूसरी तरफ इसका कज़न भी था जिसका नाम था ड्यूक विलियम ऑफ नॉर्मैंडी, बाद में जो कि आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एडवर्ड द कन्फेसर जाता है, ठीक है। इसके बाद जो सक्सेसर इसका आता है, इसके बाद जो आता है वो है हैरोल्ड गॉडविंसन, जो इसका क्या था, ब्रदर इन लॉ था। अब जब ये थ्रोन संभालता है तो इसका बेचारे का इतना टाइम नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ वो जो ड्यूक विलियम ऑफ नॉर्मैंडी था ना, नॉर्मैंडी से जो वाइकिंग्स में से जिसका ताल्लुक था, तो उसका कहना था यार कि मैं भी कज़न हूँ, मेरा हक ज़्यादा बनता है। दोनों ही अपनी जगह पे जो मतलब ताकत रखते थे, दोनों ही मतलब ज़रा बैक एंड पे स्ट्रांग थे दोनों। तो बहरहाल फॉर द टाइम बिंग हैरोल्ड गॉडविंसन ने थ्रोन संभाल लिया था।
बाद में जो कज़न था ना एडवर्ड द कन्फेसर का, उसने कहा भाई इसको मैं नहीं बैठने दूंगा, मैं भी तो उसका कज़न हूँ, मेरा भी तो हक बनता है। इस तरह ये क्या बात होगी कि ये आके थ्रोन पे बैठ गया है। तो बाद में क्या होता है कि यही तकरीबन 1066 में, उसी साल तकरीबन 7-8 महीने इसने कोई थ्रोन पे बैठा रहा। बाद में ये हुआ था कि 7,000 का लश्कर लेके ना, अपने साथ वॉरियर्स वगैरह लेके, ठीक है, और एक फ्लीट पूरा तैयार कर लिया था, जिसे हम कहते हैं जहाज़ों का बेड़ा तैयार करके। 700 जहाज़ थे, 7,000 लड़ने वाले लोग। इनको जो है वो बंदा जो लीड कर रहा था वो विलियम ही कर रहा था, ठीक है। वो विलियम आ गया इस पे अटैक करने के लिए, भाई इसको तो मैंने नहीं छोड़ना, ठीक है। और उस वो जो फिर उसके बाद एक लड़ाई लड़ी गई इंग्लैंड के एक हेस्टिंग के मकाम पे। तो उसमें आके इस जो है विलियम ने शिकस्त दे दी हारोल्ड को। हारोल्ड गॉड जो विंसन है, ये यहाँ पे मर जाता है, ठीक है। और ये फिर इसी को हम हेस्टिंग की लड़ाई कहते हैं, कि हेस्टिंग के मकाम पे ये लड़ी जाती है, ठीक है। और फिर ये चला जाता है, और ये क्योंकि लास्ट किंग था एंग्लो सेक्सन्स का हैरोल्ड गॉडविंसन, और इसके मरने के साथ ही क्योंकि अब नॉर्मन से वही वाइकिंग्स ने अटैक कर दिया था, तो इसी के साथ साथ 10 हम देखते हैं कि 1066 में जो एंग्लो सेक्सन्स है ना, उनका दौर ख़त्म होता है। तो उनके दौर की मैंने आपको वैसे खैर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बता दिए हैं पहले, ठीक है, कि ओरल लिखा करते थे, इलेक्ट्रिशियन का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। बाकी उनका मैंने आपको बताया था बेओवुल्फ, उसकी एक ख़ास उस टाइम की मोस्ट एपिक किस्म की पोएम है। तो वो हेरोइक, क्योंकि वो पीछे से वो जर्मेनिक थे ना, तो अपने भादी के हेरोइक किस्म के किस्से वगैरह और सुपरनेचुरल चीज़ों से लड़ाइयाँ कर देना, और ब्लाउन शाउन से, इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा लिखा करते थे, ठीक है। बाकी उस टाइम के मैंने कैडमन और साइन वुल्फ के बारे में बताया था, इंपॉर्टेंट राइटर थे। बाकी भी पोइट्री पे बाकी वर्क मैंने आपको बताया थे, विटसेट हो गया, ड्योर हो गया, वेंटरड हो गया, सी फ्रायर हो गया, बैटल ऑफ मेल्दन के बारे में मैंने आपको बताया था, और ड्रीम ऑफ द रोड के बारे में बताया था, ठीक है। बल्कि बेओवुल्फ जो खासकर जो ज़्यादा अहमियत, क्योंकि ये प्रॉपर जो वर्क उनका मिला है ना, कंप्लीट वर्क, क्योंकि वो मैंने बताया ना कि ज़्यादातर काम वो ज़ुबानी कलामी कर देते थे एंग्लो सेक्सन्स वाले। तो उनकी यहाँ की 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, तो उसका जो एक मैन्युस्क्रिप्ट आखिरी मैंने आपको बताई ना किताब, न्यूवेल कोडेक्स, जिसको ब्यूवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ब्यूवुल्फ मिली थी कंप्लीट हालत में। तो ब्यूवुल्फ एक कंप्लीट वर्क उस टाइम का मिल रहा है एंग्लो सेक्सन का, इसीलिए उसको नेशनल एपिक भी ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। बाकी उसका राइटर जो है वो एनोनिमस है, और 3182 की तकरीबन उसकी 3,000 से ज़्यादा लाइन्स हैं, ऑलमोस्ट 3182 लाइन्स हैं उसकी। तो ये हमने उस टाइम के बारे में कुछ उसकी ख़ास चीज़ें बताई थी। हीरोइक पोइट्री लिखी जाती थी, रिलीजियस पोएम्स लिखी जाती थी, पर्सनल पोएम्स, लव पोएम्स होती थी, सरमन्स और रिडल्स वगैरह ये लोग ज़्यादा लिखा करते थे, ठीक है। बाद में जो है इनका टाइम जब ख़त्म होता है, विलियम द कनकरर जीत जाता है। हारोल्ड जो आखिरी किंग होता है एंग्लो सेक्सन्स को, उसको लात मार के उसको बल्कि मार ही देता है। हेस्टिंग की लड़ाई होती है हेस्टिंग के मकाम पे। और बाकी मैंने बताया ये लोग जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री से थे, वाइकिंग्स, जो कि आके बसना शुरू हो गए थे फ्रांस में। फ्रांस के अंदर वो जो है, वैसे तो ये सदर्न स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से थे वाइकिंग्स, लेकिन आके ये बसना शुरू हो गए थे फ्रांस में, नॉर्दर्न फ्रांस में। तो वहाँ से ये नॉर्मेंडी से, जिस जगह में थे नॉर्मेंडी, इनको इसलिए नॉर्थ में भी कहा जाता है। तो बहरहाल उसके बाद शुरू जो होता है एंग्लो सेक्सन का टाइम ख़त्म होता है, और एंग्लो सेक्सन का टाइम जब ख़त्म होता है तो उसके बाद एंग्लो नॉर्मन्स आ जाते हैं। तो इससे पहले जो डोमिनेंट लैंग्वेज थी वो, क्योंकि मैंने बताया था आपको, लैटिन थी। लेकिन जो विलियम था ना, विलियम द कनकररिस्ट ने आके कहा था भाई ये लैटिन शैटिन ना पढ़ाओ, ओल्ड इंग्लिश को लात मारी, और अपना जो उनकी, क्योंकि फ्रेंच उस वक्त एक बड़ी डेवलप्ड लैंग्वेज थी, उसने अपनी लैंग्वेज जो फ्रेंच को ही, क्योंकि फ्रांस से वो लोग आए थे, उसके नॉर्दर्न पार्ट से आए थे, तो ज़रा उसको उनको फ्रेंच लैंग्वेज पे अबूर हासिल था, तो उन्होंने उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया। बाकी जो इंग्लिश वगैरह है, ओल्ड इंग्लिश, वो लोअर कैटेगरी, लोअर तबके के लोग बोला करते थे। ऊपर जो हाई, जो एरिस्टोक्रेट या ऊपर तबके की जो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी वो फ्रेंच बन गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने वहाँ तक सारी की सारी डिटेल में की हैं। आगे अब आपने जानना है भाई कि ये जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड आता है ना, जिसको हम मिडिल एज कहते हैं। पिछली ओल्ड एज थी, अब दरमियानी एज कौन सी है जी? मिडिल एज आती है। इसमें क्या क्या कुछ हुआ है, जो कि 1066 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अब जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि मिडिल एज में क्या होता है।
तो इसमें हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मन्स थे वो नेटिव्स थे नॉर्मैंडी के, नॉर्मैंडी से उनका तल्लुक़ था। नॉर्दर्न रीजन है फ्रांस का, और उस पे जो फाइनल जो कनकरर बंदा था वो विलियम था, जो कि नॉर्मन्स का किंग बन गया था नॉर्मैंडी के अंदर। उसने 6,000 का दस्ता स्टार्ट किया, बनाया 600 शिप्स वगैरह पे हमला शमला करके वार में, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और हेस्टिंग की बैटल उसने जीत ली। और इस टाइम पे क्या हो गया था, इंग्लैंड किसका था, नॉर्मन्स का था। और इंग्लैंड के ऊपर नॉर्मन्स का राज था। ठीक है, अब जब नॉर्मन्स का राज आया तो इंग्लैंड के ऊपर डेफिनेटली दो लैंग्वेजेस आ गई थी। ऊपर ऊपर वाला तबका जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था, ऑफिशियल लैंग्वेज थी रूलिंग क्लास की। और एंग्लो सेक्सन जो लैंग्वेज है, यानी जो पिछली लैंग्वेजेस थी, वो लोग ले मैन जो थे ना उस टाइम के, वो पुरानी वही एंग्लो सेक्सन्स वाली लैंग्वेज बोल रहे थे उस टाइम भी। ठीक है, और यहाँ पे अब क्योंकि दो लैंग्वेजेस का भी आपस में एक मुकाबला है, लेकिन ये है कि क्योंकि विलियम ने कह दिया था कि स्कूलों वगैरह में भी जो है ना कि जो आप लोगों ने लैटिन लैंग्वेज नहीं पढ़ानी बल्कि फ्रेंच पढ़ानी है। ठीक है, और लेकिन फिर भी ये था कि क्योंकि नॉर्मन्स जब आए थे तो एंग्लो सेक्सन्स का कोई ना कोई तो लैंग्वेज पीछे से चल रही थी, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुई थी। तो कहीं से कहीं ना कहीं तक जो है ना नॉर्मन्स ने भी जो है एंग्लो सेक्सन्स को जो है वो जो एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज, ओल्ड लैंग्वेज, उसको भी सीखना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो एक नई लैंग्वेज बन के सामने आ गई, फ्रेंच भी थी, एंग्लो सेक्सन्स का भी बीच थोड़ा सा टच आ रहा है। ठीक है, तो एक नई लैंग्वेज जो बन के सामने आती है वो हमारे पास बीच में फ्रेंच भी आती है। तो नई लैंग्वेज बन के जो सामने आई, इन सब का मिक्सचर बन के वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड की है। यानी एंग्लो सेक्सन्स का भी उसमें टच आ रहा है और नॉर्मन्स का भी टच आ रहा है, फ्रेंच का भी टच आ रहा है। ठीक है, जिसको मॉडर्न इंग्लिश भी कहते हैं थोड़ा। ठीक है, और इस टाइम में जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड के जो ख़ास राइटर्स हमारे पास आते हैं उसमें विलियम वेडिंगटन हमारे पास आते हैं 1200 से 1250 एडी में। निकोलस हमारे पास आता है, निकोलस बेजन जिसको कहा जाता है, 1250 से लेके 1320 तक। और उसके बाद एक जॉर्डन आता है, और जिसको जॉर्डन फेंटसम भी कहते हैं, 1320 से लेके 1374 तक। तो ये कुछ ख़ास उस टाइम के हमारे पास राइटर आते हैं। इस टाइम पे जो है ना दरमियाना जो पीरियड था, इसमें जो ज़्यादातर काम किया जाता था वो एपिक के ऊपर काम किया जाता था और रोमांस के ऊपर काम किया जाता था। एपिक तो आपको पता ही है ना, लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स वगैरह इस तरह का काम ज़्यादा किया जाता था। ठीक है, और इसमें साथ साथ रोमांस के ऊपर भी काम किया जाता था। ठीक है ना, लव, मतलब जिसमें लव की बात होती थी, सेंटिमेंट्स की बात होती थी, इस तरह का काम जो है वो ज़्यादा आता है। बाकी एपिक का तो हमें पता है। तो एपिक आप देख लें, आगाज़ उस टाइम पे होता है, एंग्लो नॉर्मन्स के टाइम से ये शुरू होती है, जो कि लॉन्ग नैरेटिव जो है पोइम होती है। तो ये हमें अब यहाँ से भी देख लेना, ये हमें असल में लेके जाती है ओल्ड जो इंग्लिश ट्रेडिशन है उसकी तरफ एपिक लेके जाती है। ख़ुद देख लें कितनी पुरानी है ये, जिसमें एडवेंचरस या किस्म के, लेजेंडरी किस्म के किस्से बयान किए जाते हैं। गॉड्स की बात हो रही होती है, किंग्स की बात हो रही है, पास्ट हिस्ट्री की बात हो रही है, या पुरानी नेशंस की जो पास्ट हिस्ट्री है उसके बारे में एपिक्स में बात हो रही होती है। ठीक है, तो अक्सर एपिक में आप देखेंगे कि नॉर्मन हीरोज़ को प्रेज़ किया जाता है या क्रिश्चियन सेंट्स को प्रेज़ किया जाता है, हीरोइक डीड्स बताई जा रही हैं। ठीक है ना, एडवेंचरस किस्म की, लेजेंडरी किस्म की डीड्स बताई जा रही हैं। ठीक है, एक तो एपिक और रोमांस पे ज़्यादा काम हुआ, फेबल्स जिसे शॉर्ट स्टोरीज़ कहते हैं, और रिलीजियस टेल्स पे काम ज़्यादा हो गया, हिस्ट्री पे काम ज़्यादा शुरू हो गया। ठीक है ना, और इससे पहले की जो हिस्ट्री थी लोगों ने वो लिखना शुरू कर दी। डाइडेटिक लिटरेचर लिखा गया, ठीक, जिसमें मॉरल्स की बात की जाती थी। ठीक है, लिरिक पोइट्री आ गई, सेटायर ड्रामा आ गया। ये सारी चीज़ें जो हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड में जो आगे फ़रोग पाने लगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है एक प्रॉपरली हमें पता लगता है कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड में हुआ गया था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो बाकी इसी का जो अगला पार्ट है जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अंदर जो असल में वर्क हुआ, क्या वर्क हुआ, ये चीज़ें मैंने आपको वैसे ब्रीफली बताई हैं। एपिक, फेबल्स, रिलीजियस वर्क, हिस्ट्री, डाइडेटिक, और बल्कि हीगियोग्राफी भी वो आगे बाद में बताऊंगा, लिरिक पोइट्री, सेटायर और ड्रामा वगैरह का जो वर्क हुआ, इसको इंशाल्लाह डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं ना जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपकी आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ध्यान में रख लेना है कि किस तरह एंग्लो सेक्सन का पीरियड ख़त्म होता है, एंग्लो नॉर्मन्स आते हैं, और एंग्लो नॉर्मन्स में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह का काम हुआ,
जिस तरह पीछे हमने कहा था ऑरली काम हुआ, लेकिन एंग्लो नॉर्मन्स तक ये हो गया था कि जर्मनी के अंदर प्रिंटिंग प्रेस वगैरह बन गई थी। अब जो है लिटरेचर ऐसा ऐसा फ़रोग़ पाने लग गया था, लोगों ने काम को रिकॉर्ड भी करना शुरू कर दिया था, इससे पहले रिकॉर्ड नहीं किया जाता था। बहरहाल असल में जो कहते हैं ना कि लिटरेचर का आगाज़ होता है वो इधर से होता है, जिसमें आगे चौसर वौसर के ओपियम हमने पढ़ना है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड हमें कहाँ से कहाँ लेके जाता है, और उसके बाद जो रेनेसां पीरियड आता है वो उसके उसमें क्या ये एरिया, ये जो एंग्लो नॉर्मन है इसमें ये किस तरह इम्पेक्ट कर रहा है जो है रेनेसां पीरियड को। और रेनेसां में भी हम देखेंगे कि रेनेसां किधर से आ गया था, उसको पीछे से इटली से जाके जोड़ेंगे। वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, लेकिन एक दफ़ा सारा नहीं बताऊंगा ताकि जहन में खिचड़ी ना बन जाए। थोड़ा थोड़ा साफ़ सुथरा करके समझना है हमने। तो यहाँ तक आप इंशाल्लाह सुन लीजिए अच्छी तरह इसको, इंशाल्लाह यहाँ से आगे हम इसको बढ़ाते हैं।